सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहिए। उन्होंने इसको पूरा किया, सच्चाई के साथ खड़े रहे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कमलनाथ की सरकार और राहुल गांधी जिन बातों को लेकर के सरकार बनाई थी, उस एजेंडे को छोड़कर एक नया एजेंडा पकड़ लिया, भ्रष्टाचार का एजेंडा। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त, हर जगह कमीशन, हर जगह कमीशन। मित्रों, इस लड़ाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती भी प्रदान की है, वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं और जिन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाराज ही किंग। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना भी बहुत आसान होता है और उनका जो संदेश होता है वो भी बहुत साफ होता है। और अगर हम बात करें गुरुवार की, जब जेपी नड्डा साहब अपनी वर्चुअल रैली के ज़रिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में संबोधित कर रहे थे, तो दिल्ली में उनके साथ जो दो नेता बीजेपी के सीनियर बैठे थे, उनमें एक थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो उसी ग्वालियर चंबल से आते हैं जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, यानी उनकी वहां प्रेजेंस अपने आप में मीनिंग रखती है। और उन्हीं के साथ बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का इस रैली में बैठना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से जेपी नड्डा साहब ने बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में कहा कि सिंधिया साहब, आपकी सारी बातें यहाँ पूरी होंगी और आपने एकदम सही फैसला लिया है और आप सही जगह आए। मतलब बहुत साफ है। एक तरह से ये जो बाई इलेक्शंस हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की लॉन्चिंग है और बीजेपी ने उनके महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है। जब वो बीजेपी में आए थे तब उनकी इम्पोर्टेंस की बात हुई थी और एक बार फिर, और निश्चित तौर पर इन उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए सबसे ट्रम्प कार्ड और सबसे गेम चेंजर अगर कोई नेता है जो अब बीजेपी का ही हिस्सा हैं, तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं जहां पर सिंधिया साहब का दावा और उनका स्टैक बहुत मजबूत है। तो बहुत साफ है कि बीजेपी ने ये बता दिया है कि सिंधिया जी अब फिर से लौट आए हैं, क्योंकि बीच में वो अस्वस्थ भी रहे और लंबा समय रहा लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से। आज हम बात करेंगे एक बार फिर इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। शांत, संयमित, गंभीर वाणी और जीवन की आपाधापी जैसे आप और हम सब जूझते हैं, कुछ उसी तरह की परिस्थितियों से और उसी तरह के बिंदुओं से जूझते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट दर्जा प्राप्त पूर्व चेयरमैन हैं वो, उनका भी स्वागत है। और साथ ही चैतन्य भट्ट साहब हैं हमारे साथ, जबलपुर से, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं चैतन्य भट्ट साहब की एक छोटी प्रतिक्रिया लेकर आगे बढ़ूंगा। भट्ट साहब, मैसेज बहुत साफ है। बीजेपी ने बहुत तरीके से रीलॉन्चिंग भी एक बार फिर की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बाई इलेक्शन के लिए। उनके मन में भी एक क्लैरिटी हो, इसकी भी बहुत कोशिश की, और वो भी उस व्यक्ति ने की जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई शको शुबा ना हो, जो सिंधिया जी के साथी हैं और अब बीजेपी के साथी हैं, सबके मन में क्लैरिटी हो। और सिंधिया जी भी जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ थे, जिस तरह से वो एक्नॉलेज कर रहे थे बार बार, और बहुत हृदय से प्रणाम करने की उनकी मुद्रा हम सब ने देखी, तो ये बताती है कि एक जो मैसेज शायद 2-3 महीनों में रहा, बीजेपी ने उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि फिजाओं में वही प्रेम है, वही सौहार्द है, जिस तरह की
संकल्पना के साथ सिंधिया जी आए थे, कि किस तरह देखते हैं आप इसको? जी देखिए शरद जी, ये बात तो तय है कि सिंधिया जी के ही कारण आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से काबिज हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के कारण सरकार बनी है उसको महत्व देना जरूरी होगा, और ये बात नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पे कर दी है। इस बीच बहुत सी बातें चल रही थी कि कांग्रेस में कोई अपमान नहीं हुआ सिंधिया जी का, और बीजेपी में देखिए अपमान हो रहा है, उनके ग्वालियर में पोस्टों में उनका फोटो नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही थी कि आपने अपमान किया है सिंधिया जी का, जबकि हमारे यहाँ तो वो 18 साल से 20 साल से पार्टी के तमाम प्रमुख पदों में रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। उस चीज़ को क्रैश करने के लिए नड्डा जी ने जो एक बात कही है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसको भले ही कांग्रेस धोखा और विश्वासघात परिभाषित करे, लेकिन उन्होंने इस बात को त्याग और कुर्बानी से जोड़ा है कि एक इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के हमारे साथ आए हैं, और उनके साथ के लोग जो थे, जो मंत्री थे, ऑलरेडी मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है और मंत्री पद छोड़ा तो निश्चित तौर पे बीजेपी इसको कुर्बानी मानती है। तो ये जो एक स्पष्ट तौर पे संदेश देने की कोशिश की है नड्डा जी ने कि बीजेपी में जो महाराज का कद है वो वही है, जो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। और ग्वालियर, विशेषकर ग्वालियर जहां 16 सीटें का चुनाव होने वाला है, वहां पे महाराज को ही ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ किया जाएगा। वो वहां के किंग मेकर रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये बात नड्डा जी ने साफ कर दी है। अब कांग्रेस इसको किस ढंग से लेती है ये एक अलग बात है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चौधरी साहब, ये जो भाव है, आप उस तरह की एक प्रक्रिया से आप भी गुजर चुके हैं, और निश्चित तौर पर कोई प्रसन्न मन से फैसले करता होगा, इसमें भी कठिनाई होती होगी। और मैं ये इससे भी इनकार नहीं करता कि कई बार राजनीति में आगे का भविष्य भी व्यक्ति देखता ही देखता है। कई बार वो लगता है उसको कि अब शायद उसके लिए, जिस तरह से अभी हम मुंबई में एक बहस देख रहे हैं, बॉम्बे फिल्म जगत में देख रहे हैं, राजनीति में भी उस तरह की घुटन या कई बार उस तरह की समस्याएं आती हैं, और राजनेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को? मैं थोड़ा सा कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आपसे हमेशा मैं शायद कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखता हूं, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो उसके लिए मुझे मुफीद हमेशा प्रतीत होता है, इसलिए एक खुली टिप्पणी की अपेक्षा भी रखूंगा आपसे। जी सूरज जी नमस्कार। बहुत सारगर्भित और समय अनुकूल विषय आपने आज चुना है, और ऐसी दुखती हुई नस पे हाथ रखा है आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके कि जिस सर, हम आपकी आवाज़ फिर से सुन रहे हैं, तो कि या तो टीवी चालू है या फिर आपके स्पीकर कोई चालू है मोबाइल का, तो उसको थोड़ा सा लो डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो ये आवाज़ बीच में व्यवधान पैदा करेगी। जी कम कर देना। जी जी मैं बहुत ही माकूल विषय आपने और मेरे जैसे व्यक्ति को इसमें बिठाल कर और इस बात को इंगित किया है कि मैं उसी रास्ते से गुजर के आया हूँ। अव्वल तो शरद जी मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा है कि सिंधिया जी से जो कहा गया है वो पूरा किया जाए। माफ कीजिएगा चतुर्वेदी साहब, वो अभी भी व्यवधान पैदा कर रहा है, आप थोड़ा दूर उसको रख दें जब तक मैं टिप्पणी मैं लेता हूं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, मैं जब तक एक मिनट टिप्पणी लेता हूं और टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह की तकनीकी समायोजन वो इस दौरान करते हैं फुल स्क्रीन के जरिए वो कर लें, और जब तक मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ चलता हूं। डॉक्टर वाजपेयी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा बड़े रोचक मोड़ पे आपने मेरी ओर कर दी है, जो बहुत आवश्यक नहीं लगता है, और मेरी भी रुचि थी कि मैं चौधरी साहब को सुनूं। एनीवे, 2-3-4 बातें जो चेतन जी ने कही है, मैं उस बात को सेकंड करना चाहूंगा। पहली बात, हमने इस बात को बहुत क्लियरली रखा है चेतन जी और शरद जी कि ये सरकार जो है, ये सरकार सिंधिया जी और उनके साथियों की वजह से ही बनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए हमको कोई किसी किस्म का अहंकार नहीं है इस बात को लेकर। हाँ, ये बात जरूर है कि सिंधिया जी के जो मुद्दे थे वो विपक्ष के रूप में हमारे भी मुद्दे थे, जैसे कि कर्ज माफी को लेके वो मंच से हमेशा बोला करते थे कि कर्ज माफी पूरी होना चाहिए, और लगभग 15 महीने बीत चुके थे, तो स्वाभाविक है कि जब वो क्षेत्र में जाते होंगे तो उनसे सवाल किए जाते होंगे। दूसरा विषय बेरोजगारी को लेकर था या किसानों की दशा को लेकर था। आपको ध्यान होगा
2019 में अतिवृष्टि के समय में उन्होंने सर्वे को लेकर बात कही थी कि भाई आप अधिकारियों से बोलिए सर्वे ठीक से करें। क्या है शरद जी, हमारे यहाँ 80% किसान हैं और जिन क्षेत्रों में सिंधिया जी मूवमेंट कर रहे थे और खासतौर से जो 16 सीटें हैं ये किसानी बहुल ही सीटें हैं, गरीब क्षेत्र कहलाते हैं, तो स्वाभाविक है उनके जीवन में इसका मुआवजे का और इस सबका बहुत महत्व था, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। और मैं तो आज चौधरी साहब को भी देख रहा हूँ, उनका जो पीछे का बैनर है, चौधरी साहब आज वो कहीं ना कहीं मुझे जनवादी और समाजवादी और जो एक्चुअल लीडरशिप है उसकी याद दिलाता है। आज इमरजेंसी का दिन भी रात से माना जाता है, हम लोग मनाते आए हैं आपातकाल दिवस। तो आपकी जो 3 हाथ 4 हाथ उठे हुए हैं और जो मुद्दा है ये तो हमारे जैसे ही है लगभग, क्योंकि हमारे दिल के बहुत करीब है चंबल एक्सप्रेस हाईवे। हमारा ही तो है डॉक्टर वाजपेयी, सब हमारा ही तो है। आखिर आप लोग राजनीति में हैं क्यों? एक ही तो कॉमन गोल है जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो हाथ हैं ये जनता के हाथ है जो उठे हुए हैं, और जब हम उसमें हम सब अपना अस्तित्व उसी में देखते हैं तो एक में हो जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, सोचिए आप ये विषय उन्होंने रखा है और मैं उनको बताते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि जो डीपीआर सेकेंड टाइम चेंज होके सबमिट हुई थी जिसमें लगभग 220 किलोमीटर माइनस हुआ था और जिसमें ये भिंड और मुरैना का क्षेत्र छूटा था, तो अब नितिन गडकरी जी ने जो पहली डीपीआर थी जिसमें सम्मिलित था उसको एक्सेप्ट किया है जी चौधरी साहब। तो ये मैं आपको केवल अपडेट करना चाहूंगा और ये मुरैना से जुड़ेगा। तो ऐसे विषयों को लेकर जो शरद जी है बहुत अच्छे से चुनाव होना चाहिए और इस मामले में मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर लगती है। आप चौधरी साहब के पास जाना चाहेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी, और यही मुद्दे चुनाव में रेजोनेंस इन्हीं का, अनुगूंज इन्हीं की होनी चाहिए। अनुगूंज इसकी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ क्या रहा, और जिस तरह के मुद्दे कई बार आप और हम देखते हैं, कहीं ऑडियो कहीं वीडियो कहीं ट्वीट, और ये मुद्दे थोड़ी चटपटी चाट में कुछ मसाले की तरह तो होते हैं, लेकिन ये दीर्घगामी तौर पर न जनता का भला करते हैं और न राजनेताओं के किसी हित चिंतन से ये जुड़ते हैं। जी चौधरी साहब, पर हम चौधरी जी के साथ हैं। जी चौधरी साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। आवाज आ रही है ना पूरी? जी पूरी तरह सर, अब तो आपकी प्रखर आवाज गूंज रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। एक विषय मैं आपका जो प्रश्न है उसका शुरुआत करूं, फिर वाजपेयी साहब का भी मैं 1 मिनट में जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सर। आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न किया है और आज मौजूदा स्थिति में और चूंक मेरे जैसे व्यक्ति को बिठाला है जो इस पूरे घटनाक्रम को जीवन में निकलते हुए आया है, उससे बचते हुए जी। आज जो जेपी नड्डा साहब ने जो कहा है कि उनके जो बातें जो हुई हैं वो पूरे तरीके से लागू की जाएंगी, मैं पहले तो आवाम को आपके जरिए ये बताना चाहता हूं, ये राजनीति में सिद्धांतों का मेल नहीं है, ये राजनीति में कॉन्टेक्ट है जी। जैसे हम लोग विवाह पढ़ते थे, समाजशास्त्र पढ़ते थे, तो ये कहते थे कि मुस्लिम समाज एक कॉन्टेक्ट है, विवाह मुस्लिम विवाह कॉन्टेक्ट है और हिंदू विवाह एक पद्धति है और उसको सामाजिकता है जी। ऐसे ही आज जो जेपी नड्डा साहब ने कहा है, मुझे इस बात को खुल के कहने में प्रसन्नता है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि सिंधिया जी के साथ उनके जो बातचीत हुई है उसको पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। यानी विचारधारा का समावेश नहीं है, आज भी कांटेक्ट है और कांटेक्ट जब तक रहे मेरी शुभकामनाएं हैं। दूसरा मैं बात आता हूं आदरणीय वाजपेयी साहब की, उस पर आपने आज अपनी गलती को स्वीकार किया, इसके लिए मैं वंसल न्यूज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। गलती हमारी नहीं थी, मैं बताए दे रहा हूं वाजपेयी साहब। इस एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा भिंड मुरैना का शरद जी काटा गया था जी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अगस्त में काटा गया था, उसके 3 महीने बाद चुनाव थे। मैं वो पेपर्स भी मैं बता चुका हूं, मैंने इसको मूवमेंट को चलाया है इसलिए। लेकिन वो शिवराज जी के अनुरोध पर गडकरी जी ने रिवर्स कर दिया। मैं तो एंड पे आना चाहता हूं, मैं उसी के लिए तो धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने अपनी भूल को सुधार कर लिया और भगवान का 15 महीने कमलनाथ जी नहीं कर पाए, इस पर भी बोल दीजिएगा। शुक्रिया, भगवान का एक उपचुनाव आ गए, आपको जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है। लेकिन शरद जी मैं पूछना चाहता हूं वाजपेयी साहब को, अब वो विषय अंतर्गत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नर्मदा एक्सप्रेसवे का क्या हुआ जो इसी के साथ टेंडर हुआ था, वो वहीं का वहीं पड़ा है आज भी। मूल बात जिस विषय पे आज आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही माकूल विषय है और ये विचारधारा का समझौता नहीं है, विचारधारा का समर्पण नहीं है, ये कांटेक्ट है और कांटेक्ट की कोई समय सीमा नहीं है शरद जी। मध्य प्रदेश की जनता भी देखेगी, हम और आप देखेंगे और कांटेक्ट जब भी ब्रीच ऑफ कांटेक्ट होगा तब ये विखंडन हो जाएगा। जी जी। मैं 10 सेकंड बस
हाँ जी, बोलिए 10 जी सेकंड बस, जी। क्योंकि चौधरी साहब ने एक छोटा सा पॉलिटिकल चार्ज लगाया है, तो चौधरी साहब, ये आपका परसेप्शन है। हम सबके सामने विषय हैं जिसको लेकर वो आए हैं, और उन विषयों के प्रति हमारी गंभीरता है। हम ये अपना पक्ष आपके सामने रखना चाहेंगे, जरूर करेंगे। जहां तक आपने एक्सप्रेस हाईवे की बात करी, 22 एक्सप्रेस हाईवे बनने वाले हैं अभी, जो उसमें नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे भी है। मैं चंबल का अर्ज कर रहा हूँ, चंबल और नर्मदा दोनों एक साथ हुए थे, आप उसका और बता दें मुझे कि उसका क्या होगा। मैं सहमत हूँ। और नितिन गडकरी जी तो एक्सप्रेस हाईवे में खुश हो जाते हैं, मतलब कहीं से भी प्रपोजल आए किसी भी सरकार से, मतलब ही इज वेरी हैप्पी मैन टू कैरी आउट दैट थिंग। तो बिल्कुल आपका सुझाव आगे। चलिए, ये भट्ट साहब, आपने सुनी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है चौधरी साहब ने, और वो एक ऐसे राजनेता है जो इस अनुभव से गुजरे भी हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। शायद वो अपने अनुभव को उन्होंने भले ही ना कहा हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको शामिल करके ये सवाल आपकी तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन उनका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह से संविलियन होता है, कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस होता है, तो उस कन्वर्जेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, और ये अनुबंध जब तक प्रतिपूर्ति की सीमाओं तक दौड़ता है बढ़िया तरीके से, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि यही वजह है कि नड्डा साहब को ये कहना पड़ा कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो सब पूरी होंगी, यानी कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, कहीं इस समझौते का तथाकथित उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा कहना है चौधरी जी का, ये मेरा कहना नहीं है। आप इसको क्या इस रूप में मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कोई इशारा भी है? जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बात है कि विचारधारा नहीं मिल रही है या कॉन्टैक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक उद्देश्य होता है कि ये इनके इन प्रकारेण हमको सत्ता पाना है, और वो इसके लिए आए भी हैं राजनीति करने के लिए। इसमें कोई मतलब बुराई की वाली बात नहीं है। जहाँ तक विचारधारा की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की और शिवसेना की विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी सरकार चला रहे हैं वो। तो ये तो एक कांटेक्ट होता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं चतुर्वेदी जी के, इस तरह के कांटेक्ट होते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, मंत्री बनाएंगे या और कोई पद देंगे। तो ये तो एक बहुत साधारण सी बात होती है राजनीति में, और ये हर दल वो करता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है। बीजेपी ने आप देखें कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विचारधारा को अलग हटा के अगर आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लंबे नहीं चलते, वैसे भी पार्टी विचारधारा लंबी अनंत काल तक दौड़ती है, तो यहाँ विचारधारा का भी प्रश्न है। जी जी जी। नहीं तो देखिए, विचारधारा को अलग करके ही तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी कर रहे हैं जब आप अपनी विचारधारा से हट चुके हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन तक चलता है, ये दोनों पार्टियों पे निर्भर करता है। अगर बीजेपी और आपके सिंधिया जी का कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलेगा तो सरकार चलती रहेगी, और अगर नहीं चल पाएगा तो फिर स्थिति वही हो जाएगी। जहाँ तक उपचुनाव की बात है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत तलवार की धार पे है ये चुनाव जो है, क्योंकि बीजेपी के पास आज 107 विधायक हैं। अगर वो 15 विधायक भी जीत जाती है, 15 सीटें भी जीत जाती, तो 122 होते हैं। 122 कांग्रेस के पास भी थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। तो या तो पूरे 24 की 24 सीटें बीजेपी अगर जीतती है, तब तो बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी उसकी। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो मुझे लगता है कि पूरी 24 जीतेगी तब। लेकिन मुझे लगता है भट्ट साहब, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, उधर होना उपचुनाव के नतीजे तो अपनी जगह हैं ही, और निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये क्या अनुबंध है या विचारधारा जन्य एक कन्वर्जेंस भी है? डॉक्टर वाजपेयी बार बार इस पर कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर वाजपेयी। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये अनुत्तरित छूट रहा था मेरी ओर से बिल्कुल बार बार जी। तो अब मैं म्यूट क्वेश्चन इस पे आता हूँ। देखिए, जो चैतन्य जी ने कहा, मैं राजनीति में उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई भी आप मानेंगे कि सिंधिया जी और उनके 22 समर्थक और अभी जो 10-12 और बाकी हैं अंदर, वो कोई छोटा समूह तो नहीं है, ये तो आप मानेंगे। वो यदि चाहते तो अपना दल भी बना सकते थे, और उनके पिता ने भी बनाया था, लेकिन बनिस्पत उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। तो मुझे लगता है जब कोई पार्टी ज्वाइन करने का फैसला करता है तो वो कहीं ना कहीं और करीब आता है, और यही कारण है। और आप चुनाव में भी देखेंगे कि भाई उन विधायकों ने मंत्री होते हुए, सरकार होते हुए, उन इश्यूज पर सिंधिया जी के साथ वो निकल कर आए, तो स्वाभाविक है कि बचा हुआ टेन्योर उन्हीं के ही अधिकार है।
जी तो यदि उन विषयों को पार्टी कंसीडर करती है जी तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी चलिए। किस्म के अनैतिक दबाव में हैं। जी। तो नैतिक अनुबंध भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल, एक मैं सहमत आपको हूँ इसको आपकी इस बात समझना से। जी चाहिए। जरूरी जी नहीं है जी, कि बिल्कुल ठीक है। प्रवीण कक्कड़ जैसे ये अनुबंध होते हों। तो मुझे लगता है कि इन बातों का भी ध्यान रखा जा सकता है जी और जी अच्छा जी काम भी हो सकता है। जी, और राजनीति की अनैतिक अनुबंधों से बचकर यदि नैतिक वो अनुबंध बहुत होते बहुत हैं और जरूरी है जनता साहब। के ईश्वर आपकी वाणी, घी शक्कर आपके मुंह में, कि नैतिक अनुबंधों का केंद्र बिंदु बने राजनीति, क्योंकि अनुबंध है। राजनीतिक जी मान लीजिए जी। चौधरी साहब, एब्सोल्यूट मोरालिटी, चौधरी साहब ये, पॉलिटिकल मोरालिटी। जी जी, चौधरी साहब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अनुबंध क्या नैतिक होते हैं। और अगर मैं कुरुक्षेत्र से तुलना करूं इसकी, क्योंकि आप उस अनुभव से गुजरे हैं, तो कुरुक्षेत्र में एक तरफ विचारधारा की प्रतिबद्धता से बहुत गहरे जकड़े हुए भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, और दूसरी तरफ शकुनी भी हैं और दुर्योधन भी हैं, और दुर्योधन के दूसरे भ्राता भी हैं जो नैतिकता को कहीं मान्य ही नहीं करते हैं। इस तरह का जब एक परिवर्तन होता है तो भीष्म भी खड़े रहते हैं हाथ बांध के, और शकुनी और दूसरे लोग भी पांसे फेंकना शुरू करते हैं कि नहीं, इसकी ज़्यादा शर्तें मान्य करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझना होगा कि ये जिस पक्ष के साथ जुड़ा है उस पक्ष की रीति नीति को अपनाए, नहीं तो जहाँ जाना है जाए। क्या क्या कहेंगे आप? क्या ये चुनौती से आप भी गुजरे हैं, मुझे लगता है। बेशक जी बेशक, जी जी मैं भी गुजरा हूँ। जी। और समय जो आपने पूरा डिटेल बोल दिया है, समय इस बात की पुष्टि भी करेगा। हम और आप जीवन में रहेंगे तो इस बात की पुष्टि भी होगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी पहला चुनाव 1971 में जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर लड़े, गुना से। दूसरा चुनाव 77 में उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, जहां उनका सबने समर्थन किया, और उनको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी 1980 में, और कांग्रेस से वो मंत्री भी बने, सम्मानजनक तरीके से रहे। आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है वो समय के अनुसार हो गई है, लेकिन क्या वजह रही होगी कि पूर्व महाराज ने जनसंघ में रहते हुए भी कांग्रेस में आना पसंद किया? क्या उनका अनुभव रहा होगा? जी, कांग्रेस छोड़ी भी थी उन्होंने, अलग पार्टी भी बनाई थी। वक्त कम है, मैं संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगा चौधरी साहब। जी, बहुत कम वक्त है। मैं जी। आप जिस बात पे आ रहे हैं, मैं फिर एक बार निवेदन करूं सारे विषय को समाप्त करके, कि ये जो आप आज जेपी नड्डा जी ने कहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और आप तारीफ कर रहे हैं कि 16-17 लोगों ने उनके त्याग किया है, एमएलए ने। शरद जी, एक सीधा सीधा शब्द है कानून का, एक नैसर्गिक दुर्घटना है कि आदमी खत्म हो, एमएलए, और उस पर उपचुनाव हो। एक है सदोष अपराध, और ये जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उन्होंने लोकतंत्र में सदोष अपराध किया है। ये बिल्कुल चौधरी साहब नहीं है। आप सुन लें कानून के वाजपेयी साहब, कानून के, देखिए साहब, आप कानून के जानकार हैं, मुझे धारा बता दीजिए। आप धारा बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो चौधरी साहब कुछ सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए, कुछ सेकंड में अपनी बात। मैं श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उनका निर्णय। जी जी जी, चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप तीनों पैनलिस्ट का। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अगर एक नैतिक अनुबंध है दोनों ही पक्षों के बीच में, और ये नैतिक अनुबंध आगे बहुत सफलतापूर्वक चलेगा, इसका दबाव दोनों पक्षों पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी ये प्रमाणित करना है कि इस नैतिक अनुबंध की तमाम शर्तें जिनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की है वो पूरी होंगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी नैतिक अनुबंध की उन शर्तों को पूरा करना होगा जिसकी अपेक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस नैतिक अनुबंध की नैतिकता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति होगी, और इस नैतिकता का पालन जितनी गरिमा से और जितनी निष्पक्षता से दोनों पक्षों की तरफ से होता चलेगा, तो ये एक मिसाल भी बन सकता है राजनीति में कि जहां किसी और डाली से निकलकर कोई डाल दूसरी एक बड़े वृक्ष के साथ जुड़ती है और खुद भी एक बड़े पेड़ का आकार ले लेती है। लेकिन ये सब वक्त के गर्भ में है, आने वाले वक्त के गर्भ में है। शुभकामनाएं दी जानी चाहिए दोनों पक्षों को और कांग्रेस को भी कि जो घट चुका है वो घट चुका है, लेकिन अब युद्ध है,
लड़ाई है और 24 उपचुनावों के लिए ताकत झोंकनी है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को शुभकामनाएं, सिंधिया जी को भी शुभकामनाएं। नमस्कार।